हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश पेपर 2 के निःशुल्क कोर्स की कड़ी में। हम कर रहे थे पोयम द होलो मैन बाय टी.एस. इलियट। दोस्तों, मैं आपको इसके फर्स्ट 2 सेक्शंस करवा चुकी हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक की पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे नोट्स को प्रिंट करवा के मेरे वीडियोज़ को सुनिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अब इसके थर्ड सेक्शन से। This is the dead land. This is cactus land. Here the stone images are raised. Here they receive the supplication of a dead man's hand under the twinkle of a fading star. Is it like this in death's other kingdom, waking alone at the hour when we are trembling with tenderness, lips that would kiss from prayers to broken stone? आइए पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। डेड लैंड का अर्थ है डेजर्ट एंड इनफर्टाइल एरिया वेयर होलो मैन लिव। होलो मैन जहाँ रहते हैं उस एरिया को डेड लैंड कहा गया है। सप्लिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ प्लीडिंग हम्बली बिफोर गॉड, बोइंग हेड। जब हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं तो उसे सप्लिकेशन कहते हैं। ब्रोकन स्टोन यानी ब्रोकन फेथ इन गॉड। आइए चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। दे एडमिट, दे यानी होलो मैन, दे एडमिट दैट दे लैक करेज। जो होलो मैन है वे ये स्वीकार करते हैं कि उनके अंदर साहस की कमी है। दे से दैट दोज हु क्रॉस्ड इनटू डेथ बोल्डली आर बेटर देन देम। वो कहते हैं कि जिन्होंने मृत्यु का साहस पूर्वक सामना किया है वे साहसी लोग हमसे बेहतर हैं। एट लीस्ट दोज पीपल एक्टेड इवन इफ रॉन्गली। कम से कम उन लोगों ने कुछ काम तो किया, बेशक उन्होंने गलत दिशा में काम किया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने कम से कम कुछ काम तो किया। द होलो मैन डिड नथिंग एट ऑल विच इज वर्स। और जो होलो मैन है उन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने देश के लिए, जो कि सबसे बुरी बात है। दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज पीपल हु अवॉइड बोथ गुड एंड इविल एक्शन। वे अपने आप को ऐसे लोगों की तरह डिस्क्राइब करते हैं जिन्होंने ना तो कुछ अच्छा किया और ना ही कुछ बुरा किया, जिन्होंने अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया। दे एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ वेटिंग एंड कंफ्यूजन। वे इंतजार और कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं, यानी उन्होंने अपने देश के लिए कोई कार्य नहीं किया। वे केवल इंतजार करते रहे कि दूसरे लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे और इसी कंफ्यूजन में वे अपना जीवन बिता रहे हैं। दे आर ट्रैप्ड बिटवीन डिजायर एंड एक्शन। वे इच्छा और कर्तव्य के बीच में फंस चुके हैं। दे वांट थिंग्स बट कैन नॉट एक्ट टू अचीव देम। उन्हें कुछ चीज़ों की इच्छा तो होती है, वे चाहते तो हैं कि ये चीज़ हमारे पास हो, वह चीज़ हमारे पास हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए वह कोई कार्य नहीं करते। देयर थॉट्स नेवर टर्न इनटू एक्शन। उनके विचार कभी भी कार्य में तब्दील नहीं होते, यानी वह चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छाएं तो बहुत रखते हैं, वे बहुत एम्बिशियस तो हैं, लेकिन उस एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी नहीं करते हैं। अ शैडो कम्स बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन। उनकी इंटेंशन यानी जो वह करना चाहते हैं और उनके कर्तव्य के बीच में एक परछाई खड़ी हो गई है जो उन्हें किसी भी कार्य को करने से रोकती है। दिस शैडो रिप्रेजेंट्स फियर, डाउट एंड लैक ऑफ फेथ। और यह परछाई डर की परछाई है कि हम यदि कुछ एक्शन करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, या फिर संदेह की परछाई है कि यदि हमने यह कार्य किया तो यह हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। एंड लैक ऑफ फेथ, और उनमें आत्मविश्वास की कमी है। बिकॉज ऑफ दिस शैडो नथिंग इज कम्प्लीटेड। और इस डर की, संदेह की और अविश्वास की परछाई की वजह से ही वे कुछ भी पूर्ण नहीं कर पाते। द सेम शैडो ब्लॉक्स इमोशन फ्रॉम टर्निंग इनटू लव और कमिटमेंट। इसी परछाई की वजह से उनकी भावनाएं प्यार और पक्के इरादे में बदल नहीं पाती। इट ऑल्सो ब्लॉक्स आइडियाज फ्रॉम बिकमिंग रियलिटी। यह उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने से भी रोक देती है। दिस शोज कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ ह्यूमन विल। और यह दिखाती है कि मानव की इच्छा शक्ति किस प्रकार पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गई है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो होलो मैन है उनकी इच्छा शक्ति इतनी कम हो गई है कि वे कुछ करना भी चाहें तो भी कुछ कर नहीं पाते। दे अटेम्प्ट टू प्रे बट कैन नॉट कम्प्लीट इट। यहाँ तक कि वे यदि प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो वह प्रार्थना भी पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। देयर प्रेयर्स आर एम्प्टी बिकॉज दे हैव नो ट्रू बिलीफ। उनकी प्रार्थनाएं भी खाली जाती हैं क्योंकि उन्हें भगवान पे सच्चा विश्वास नहीं है। वे भगवान पर अपना विश्वास खो चुके हैं। सेक्रेड वर्ड्स लूज मीनिंग व्हेन फेथ इज गॉन। हम बेशक कोई भी प्रार्थना करें, लेकिन यदि हमारा भगवान में विश्वास नहीं है तो वह प्रार्थना भी व्यर्थ जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। रिलीजन बिकम्स ओनली मैकेनिकल रिपीटेशन। और उनका धर्म केवल
बाहरी और तकनीकी रिपीटिशन ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि वह केवल धार्मिक प्रपंच कर रहे हैं और उन्हें धर्म के वास्तविक अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। दे लिव इन अ लाइफलेस लैंड मेड ऑफ स्टोन। वह पत्थर से बनी हुई बेजान दुनिया में रहते हैं। स्टोन रिप्रेजेंट्स हार्डनेस एंड लैक ऑफ कंपैशन। दोस्तों, यहाँ पत्थर कठोरता और कंपैशन यानी करुणा की कमी का प्रतीक है। यानी वे एक ऐसे संसार में रहते हैं जो भावनाओं से परे है और जिसमें दया के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आइए अब चलते हैं इसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर। दिस इज द डेड लैंड, दिस इज कैक्टस लैंड। दोस्तों, यहाँ कवि उस स्थान की बात करते हैं जहाँ पर होलो मैन रहते हैं। वह डेड लैंड है। अब वह धरती फर्टाइल नहीं रही है। दोस्तों, यहाँ रोमन सिविलाइजेशन के विषय में बात चल रही है कि जो रोमन सिविलाइजेशन है वह अब पूरी तरीके से डेड लैंड बन चुकी है। दिस इज कैक्टस लैंड। जिस प्रकार रेगिस्तान में केवल कैक्टस ही उग पाता है, इसी प्रकार वहाँ पर भी प्यार और काइंडनेस के लिए कोई स्थान नहीं है। Here the stone images are raised. Here they receive the supplication of a dead man's hand under the twinkle of a fading star. दोस्तों, फेडिंग स्टार का मतलब होता है कि कम होती हुई आशा। दोस्तों, ये लाइंस डिस्क्राइब करती हैं कि किस प्रकार जो मॉडर्न मैन है, जो होलो मैन है, वह भगवान में अपना फेथ खो चुका है। उन्हें अब भगवान से भी कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ भगवान की केवल स्टोन इमेजेस हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं। उनके सामने वह बड़ी ही मुश्किल से सप्लिकेशन यानी अपना सर झुकाते हैं, लेकिन बिना किसी विश्वास के वह सब व्यर्थ है। दोस्तों, उनकी उम्मीद का सितारा धूमिल होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, उसकी रोशनी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। वह बहुत दूर से धीरे धीरे टिमटिमाता है और उसी बुझती हुई रोशनी में होलो मैन भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का कोई मोल नहीं है। इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम? कवि ये कहना चाहते हैं कि क्या डेथ के अदर किंगडम यानी हेवन में भी ऐसा ही होता है? क्या दूसरी दुनिया में भी ऐसा ही होता है? कैसा? टेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस, लिप्स दैट वुड किस फोम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। दोस्तों, इन लाइंस में कवि कहते हैं कि हमारे हार्ट्स में अभी भी सॉफ्टनेस बाकी है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम किसी को कंपैशन दिखाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी मूर्ति के सामने झुकता है तो उसके अंदर विश्वास होना आवश्यक है। बिना विश्वास के, बिना प्यार के सभी तरह की प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं। तो जो होलो मैन है वह ब्रोकन स्टोन यानी अपने टूटे हुए बिलीफ के साथ प्रेयर्स के लिए झुक रहा है, लेकिन उसकी सभी प्रार्थनाएं किसी काम की नहीं। आइए अब चलते हैं इसके फोर्थ सेक्शन पर। द आईज आर नॉट हियर, देयर आर नो आईज हियर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस होलो वैली, दिस ब्रोकन जो ऑफ आर lost kingdoms. In this last of meeting places, we grope together and avoid speech gathered on the beach of the Tumid River. इस लाइन में एल्यूजन का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ ट्यूमिड रिवर हमारी वैतरणी नदी का प्रतीक है। जिस प्रकार हिंदू सिविलाइजेशन में मृत्यु के बाद जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, उसी प्रकार यूरोपियन सिविलाइजेशन में ट्यूमिड रिवर का रेफरेंस दिया गया है। दोस्तों, ट्यूमिड रिवर को क्रॉस करने का अर्थ है कि मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसका भाग्य डिसाइड करते हैं। साइटलेस unless the eyes reappear as the perpetual star, multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men. दोस्तों, ये लाइंस दांते की पैराडिसो से ली गई हैं और यहाँ डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम हेवन को सिंबलाइज करती हैं। आइए देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। आइज का अर्थ है होप और गॉड्स प्रेजेंस और जजमेंट। ग्रोप यानी फंबल सर, जब हम किसी चीज़ को टटोलते हैं, ढूंढते हैं। ट्यूमिड रिवर एक बहुत बड़ी रिवर है और वो पूरे उफान पर है। सोलन रिवर है। सोलन रिवर यानी ओवरफ्लोइंग रिवर। दोस्तों, ट्यूमिड रिवर का रेफरेंस हमें दो जगह और देखने को मिलता है। रेफरेंस वन है द रिवर एक्रोन इन हेल इन दांतेज इन्फर्नो। दोस्तों, दांते के इन्फर्नो में रिवर एक्रोन जो है वो यह ट्यूमिड रिवर ही है। द डैम्ड मस्ट क्रॉस द रिवर टू गेट टू द लैंड ऑफ द डेड। दांते ने इन्फर्नो में लिखा है कि जो डैम्ड पर्सन है, जो शापित लोग हैं, इस रिवर को पार करने के बाद ही वो लैंड ऑफ द डेड में जा सकते हैं। रेफरेंस टू इन ग्रीक माइथोलॉजी रिवर स्टिक्स सेपरेट्स लिविंग विद डेड। ग्रीक माइथोलॉजी में भी स्टिक्स नाम की रिवर है जो कि जीवन और मृत्यु को अलग करती है। द रेफरेंस ऑफ ट्यूमिड रिवर इज गिवन टू शो दैट द होलो मैन आर स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ हेल, विच मीन्स दिस इज द डे ऑफ जजमेंट। जो ट्यूमिड रिवर का रेफरेंस है वो यह दिखाने के लिए दिया गया है कि होलो मैन नरक के दरवाजे पर खड़े हैं, नरक के किनारे पर खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि यह जजमेंट का दिन है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया तो
ऑब्वियसली वे नर्क के दरवाजे पर ही हैं। परपीचुअल का अर्थ है इटर्नल, एवरलास्टिंग, जो चीज़ हमेशा ही अनश्वर और स्थायी है उसे परपीचुअल कहते हैं। परपीचुअल स्टार रिफर्स टू होप एंड गॉड। यहाँ परपीचुअल स्टार का मतलब है आशा या फिर स्वयं भगवान। मल्टीफोलिएट यानी मल्टीपेटल्ड। दोस्तों यहाँ मल्टीपेटल्ड रोज को मल्टीफोलिएट कहा गया है, यानी अनेक पंखुड़ियों वाला गुलाब। रेफरेंस: मल्टीफोलिएट रोज इन दांते's डिवाइन कॉमेडी पैराडाइज इज डिस्क्राइब्ड एज अ रोज ऑफ मैनी लीव्स। दोस्तों दांते की डिवाइन कॉमेडी में पैराडाइज को बहुत सी पंखुड़ियों वाला गुलाब कहा गया है। आइए अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। द होलो मैन से दे डू नॉट वांट टू लुक डायरेक्टली एट आइज। होलो मैन कहते हैं कि वे भगवान की जजमेंट को, भगवान के न्याय को डायरेक्टली देखना नहीं चाहते। वे भगवान के न्याय का सामना नहीं करना चाहते। आईज स्टैंड फॉर ट्रूथ, गॉड एंड मोरल जजमेंट विच दे फियर। दोस्तों यहाँ आंखें सच्चाई, भगवान और नैतिक न्याय का प्रतीक हैं, जिससे होलो मैन डरते हैं। दे से दैट आईज डू नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड दे आर करंटली इन। जिस समाज में होलो मैन रहते हैं वहाँ पर भगवान का न्याय एग्जिस्ट नहीं करता। दिस मीन्स दे आर लिविंग इन अ स्टेट वेयर ट्रूथ एंड जजमेंट आर एब्सेंट। इसका अर्थ यह है कि वे एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी संसार में रहते हैं जहाँ पर सत्य और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। दे इमेजिन अनदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ वेयर आइज अपीयर ब्राइट एंड पावरफुल लाइक स्टार्स। होलो मैन मृत्यु के बाद एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहाँ पर भगवान की आंखें तारों के समान बहुत ही ब्राइट और ताकतवर यानी सशक्त रूप से चमकती हैं। दिस सजेस्ट डिवाइन प्रेजेंस और फाइनल जजमेंट। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और उन्हें भगवान के फाइनल जजमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। दे फियर फेसिंग दोज आईज बिकॉज इट वुड फोर्स देम टू कन्फ्रंट देयर मोरल फेलियर एंड एम्प्टीनेस। वे भगवान की आंखों से, भगवान के न्याय से इसलिए डरते हैं क्योंकि भगवान की आंखें उन्हें इस बात का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं कि अब उनके अंदर नैतिकता पूरी तरीके से असफल हो चुकी है, उनके अंदर कोई मोरालिटी बची नहीं है और उनके हृदय अब हर तरह की कंपैशन से, काइंडनेस से डिवॉइड है। उनका हृदय पूरी तरीके से सभी फीलिंग्स से खाली हो चुका है। दे विश टू स्टे हिडन एंड अवॉइड द फाइनल एनकाउंटर विद ट्रूथ। वे चाहते हैं कि वे हमेशा छिपे रहें और उन्हें भगवान की सच्चाई का कभी भी सामना न करना पड़े। दे वॉन्ट टू वियर डिस्गाइजेज लाइक स्केयरक्रोज एंड वीक क्रीचर्स टू escape रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि जैसे स्केयर क्रोज होते हैं, बिजूका होते हैं और या फिर कोई भी कमज़ोर प्राणी होते हैं, उनका रूप धारण कर लें। दोस्तों जिस प्रकार बिजूका बाहर से तो मनुष्य जैसा लगता है लेकिन वे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है, इसी प्रकार वे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। दिस शोज देयर डीप गिल्ट एंड कावर्डिस। यह उनके गहरी ग्लानि और कायरता को प्रदर्शित करता है। इस बात से पता चलता है कि वे कितने कायर हैं, उनके अंदर कुछ भी बड़ा करने का सामर्थ्य नहीं है। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी सीन फॉर वॉट दे ट्रूली आर। वे नहीं चाहते कि किसी को भी उनकी सच्चाई का पता चले। दे प्रीफर ब्लाइंडनेस ओवर अवेयरनेस बिकॉज अवेयरनेस ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी। वे अवेयरनेस यानी जागरूकता के ऊपर ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन को प्रीफर करते हैं। वे जागरूक नहीं होना चाहते बल्कि वे सच्चाई से अनभिज्ञ रहना चाहते हैं और इसी में उनको खुशी मिलती है। जागरूकता से विश्वसनीयता आती है। दोस्तों यदि हम किसी चीज़ को लेकर अवेयर होते हैं तो वहाँ हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमें केवल अनदेखी चीज़ों से ही भय लगता है। सच्चाई पता चलने के बाद हमारा उस चीज़ पर विश्वास बढ़ जाता है। देयर फियर प्रूव्स दैट दे नो दे हैव फेल्ड स्पिरिचुअली एंड मोरली। उनका डर इस बात को प्रूव करता है कि वे आध्यात्मिक और नैतिक रूप से पूर्णतया असफल हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिडेम्पशन दे चूज अवॉइडेंस एंड डिनाइल। रिडेम्पशन यानी मुक्ति, निर्वाण। दोस्तों होलो मैन निर्वाण और मुक्ति के स्थान पर अवॉइडेंस यानी बचाव और डिनाइल यानी किसी चीज़ को नकारने को चुनते हैं। यानी यदि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन जो होलो मैन है वे अवॉइडेंस का रास्ता अपनाते हैं, यानी वे कोई भी कार्य करना नहीं चाहते, हर स्थिति से बचना चाहते हैं और वे किसी भी कार्य को करने से डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो दोस्तों जब कोई अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा तो उसे मुक्ति यानी निर्वाण किस प्रकार प्राप्त होगा। दिस स्टैंजा शोज द होलो मैन्स फियर ऑफ ट्रूथ एंड जजमेंट। यह स्टैंजा बताता है कि होलो मैन सच्चाई और भगवान के न्याय से कितना डरते हैं।
रिवीलिंग देयर गिल्ट कावर्डिस, और इससे उनके मन की ग्लानि और कायरता का पता चलता है। एंड रिफ्यूजल टू फेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ ही साथ यह उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी नैतिक उत्तरदायित्व का सामना करने से बचाव की स्थिति को भी बताता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि वे अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा ही नहीं करना चाहते और कंप्लीट डिनाइल में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आइए चलते हैं अब इसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर। द आईज आर नॉट हियर, देयर आर नो आईज हियर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस होलो वैली, दिस ब्रोकन जो ऑफ आर लॉस्ट किंगडम्स। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स यानी डाइंग स्टार्स का अर्थ है मरी हुई आशाएं। दोस्तों, जो होलो मैन है उन्हें भगवान का न्याय दिखाई नहीं देता, वे ब्लाइंड हो चुके हैं, उनके अंदर अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। इस होलो वैली में दिस ब्रोकन जो ऑफ आर लॉस्ट किंगडम, जिस प्रकार जो यानी जबड़ा हमारे फेस का प्रमुख भाग होता है, उसी प्रकार यूरोपियन सिविलाइजेशन के जो किंगडम्स हैं वो टूट चुके हैं और होलो मैन की लैंड उन यूरोपियन सिविलाइजेशंस के ब्रोकन जो के समान है। और अब वहाँ से कुछ भी अच्छा पॉजिटिव देखने सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ के जो लोग हैं वे पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं, वे सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहते। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रो टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। अब क्योंकि हमारा अंत समय नज़दीक आ गया है तो हम कुछ ग्रोप कर रहे हैं, टटोल रहे हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति टटोलता कब है? जब वह अंधा हो जाता है, जब उसे वह चीज़ दिखाई नहीं देती। हम होलो मैन पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं और हमें अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। लास्ट समय पे जब हम एक दूसरे से मिलते भी हैं तो हम केवल एक दूसरे को टच करके टटोलने की, उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड अवॉइड स्पीच, और हम एक दूसरे से जरा भी बात नहीं कर रहे हैं और हम सब ट्यूमिड रिवर के किनारे पर खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ ट्यूमिड रिवर का अर्थ दो संदर्भ में दिया गया है, एक तो दांते की इन्फर्नो में एक्रोन के रूप में और दूसरा ग्रीक माइथोलॉजी में रिवर स्टिक्स के रूप में। ट्यूमिड का अर्थ होता है बहुत बड़ा। अब होलो मैन ट्यूमिड रिवर के किनारे पर खड़े हैं, साइटलेस, unless the eyes reappear as the perpetual star multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men। ट्यूमिड रिवर के किनारे पर होलो मैन साइटलेस खड़े हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और उन्हें तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि आइज फिर से अपीयर नहीं हो जाती, जब तक भगवान का न्याय फिर से स्थापित नहीं हो जाता, जब तक कि एज द परपीचुअल स्टार यानी ऐसा स्टार जो कि हमेशा से था, है और रहेगा, यानी भगवान की रोशनी, यानी जब तक कि उनके मन में उम्मीद की किरण नहीं जगती तब तक वे हमेशा ही ऐसे अंधे बनकर बिना कुछ कार्य करते हुए उस नदी के किनारे पर खड़े रहेंगे। मल्टीफोलिएट रोज, दोस्तों, दांते की पैराडीसों में मल्टीफोलिएट रोज का अर्थ है हेवन ऑफ डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम, द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। अब जो यूरोपियन सिविलाइजेशन को कोई बचा सकता है तो वह केवल उम्मीद है, केवल भगवान ही यूरोपियन सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। आइए चलते हैं अब इसके लास्ट स्टेंजा पर। दृढ़ निश्चय की कमी को शैडो यानी परछाई के द्वारा दिखाया गया है। स्पाज्म का अर्थ है सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सेक्सुअल डिजायर। पोटेंसी यानी पावर। एग्जिस्टेंस का अर्थ वैसे तो अस्तित्व होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टेंस का अर्थ है पावर टू क्रिएट समथिंग, कुछ भी नया करने की शक्ति। एसेंस यानी आइडियल। डिसेंट यानी डिग्रेडिंग और डिसअपॉइंटिंग रियलिटी, ऐसी रियलिटी, ऐसी वास्तविकता जिसका पतन होता जा रहा है और जो बहुत ही निराशापूर्ण है। For thine is life is, for thine is the। दोस्तों, here the poet wants to say something but he is unable to express his words due to his lack of willpower and determination। पोएट कुछ कहना चाहता है, वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाते क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की कमी है। बैंग, बैंग का अर्थ है टू नॉक विग्रसली विद अ लाउड नॉइस। जब हम कोई भी दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं, बहुत शोर के साथ खटखटाते हैं तो उसे बैंग कहा गया है। विम्पर, विम्पर का अर्थ है टू क्राई सॉफ्टली विद फियर ऑफ पेन। जब कोई दर्द के डर से धीरे धीरे कराहता है तो उसे विम्पर कहा गया है। आइए चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी समरी पर। दे रिपीट अ चिल्ड्रंस राइम इन अ ब्रोकन फॉर्म। दोस्तों, यहाँ जो होलो मैन है वो बच्चों की कविता गा रहे हैं और वह भी बड़ी ही टूटी फूटी तरीके से गा रहे हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी हो चुकी है कि अब उनसे ठीक से बोला भी नहीं जाता। दिस शोज हाउ ट्रेडिशंस हैव लॉस्ट मीनिंग इन मॉडर्न लाइफ। इसका अर्थ यह है कि किस प्रकार अपने आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न लोगों के लिए ट्रेडिशंस अपना अर्थ खो चुके हैं। मॉडर्न मैन किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहता। द रिपीटिशन शोज एम्प्टीनेस एंड मेंटल कन्फ्यूजन।
शब्दों को बार बार रिपीट किया गया है। इससे पता चलता है कि वे दिमागी रूप से कितने कंफ्यूज्ड हैं और उनके अंदर किसी भी भावना के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। दे गो इन सर्कल्स इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। वे आगे बढ़ने की बजाय गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, यानी वे एक ही स्थान पे बार बार घूमते रहते हैं। वे आगे बढ़ने की सोच को खो चुके हैं। दिस सर्कुलर मूवमेंट शोज लैक ऑफ प्रोग्रेस। और यही उनकी बार बार गोल गोल घूमने की मूवमेंट से पता चलता है कि अब उनकी तरक्की नहीं हो रही है। दे आर स्टक इन मीनिंगलेस रूटीन्स। मॉडर्न मैन ने स्वयं को ऐसे मीनिंगलेस रूटीन में बांध लिया है। वे हर रोज वही कार्य करते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं सोचते, कुछ भी आगे बढ़ने का नहीं सोचते। दे से द वर्ल्ड विल नॉट एंड वायलेंटली और ड्रामेटिकली। वे कहते हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन कवि कहते हैं कि दुनिया हिंसा से या फिर ड्रामेटिकली खत्म नहीं होगी, यानी नाटकीय रूप में खत्म नहीं होगी। दोस्तों, नाटकों में जिस प्रकार झूठी मृत्यु और झूठा जीवन दिखाया जाता है, उसी प्रकार जो मॉडर्न वर्ल्ड है वह कभी भी हिंसा से खत्म नहीं होगा। इट विल एंड क्वाइटली। यह एकदम शांत तरीके से खत्म होगा। दिस क्वाइट एंडिंग शोज लॉस ऑफ मीनिंग नॉट डिस्ट्रक्शन। क्वाइट एंडिंग जो शांति से होने वाली मृत्यु है, उस मृत्यु का अब कोई भी अर्थ नहीं है। वह मृत्यु किसी के भी काम नहीं आएगी। वह मृत्यु किसी अच्छे कार्य की वजह से नहीं होगी। उनकी मृत्यु निरर्थक रहेगी। उनके देश की तरक्की में उनका कोई योगदान नहीं होगा। नॉट डिस्ट्रक्शन। उनकी मृत्यु विनाश का प्रतीक नहीं है, क्योंकि विनाश तो उनकी सिविलाइजेशन का पहले ही हो चुका है। द फाइनल इमेज शोज एम्प्टीनेस रादर देन केओस। जो मॉडर्न वर्ल्ड की लास्ट इमेज है वह ये बताती है कि होलो मैन कितने खोखले हैं अंदर से, बजाय इसके कि उनके अंदर क्रांति की चिंगारी जग रही हो। तो आइए अब चलते हैं सेक्शन 5 के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर। Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Here we go round the prickly pear at 5 o'clock in the morning. दोस्तों, यहाँ prickly pear का मतलब है कैक्टस प्लांट। दोस्तों, पिछले सेक्शंस में डेजर्ट की सेटिंग को डिस्क्राइब किया गया था। सेम वही सेटिंग यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो होलो मैन है वे सुबह सुबह 5 बजे ही उस डेजर्ट लैंड कैक्टस प्लांट के चारों ओर एमलेसली चक्कर लगा रहे हैं। उनके जीवन का अब कोई भी मोटो नहीं रह गया है। दोस्तों, यहाँ जो डेजर्ट है सैडनेस और लैक ऑफ होप को रिप्रेजेंट करता है। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। इन लाइन्स में पोएट कहना चाहता है कि होलो मैन की लाइफ उस सैडनेस, लैक ऑफ फेथ और लैक ऑफ होप के अराउंड घूम रही है। यह चीज़ें यूरोपियन सिविलाइजेशन की एब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि आइडिया यानी जो सोच विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारे विचारों और वास्तविकता के बीच में, और मोशन यानी किसी कार्य को करना, और एक्ट यानी कि वो काम, उस काम और काम को करने की स्पीड के बीच में फॉल्स द शैडो, एक शैडो आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर शैडो होलो मैन की वीक डिटर्मिनेशन और विल पावर के फेलियर को रिप्रेजेंट करती है, यानी वे जो कुछ भी सोचते हैं वे उसे कार्य में तब्दील नहीं कर पाते। वे किसी भी काम को उसकी मंजिल, उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फॉर दाइन इज द किंगडम। दोस्तों, यह लाइन बाइबल से ली गई है और इस लाइन में एल्यूजन का यूज किया गया है। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन। कंसेप्शन क्या होता है? जब मूर्तिकार कुछ भी क्रिएट करना चाहता है, कोई मूर्ति बनाना चाहता है, तो उसके माइंड में सबसे पहले एक विचार आता है। या फिर हम स्वयं भी जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, वही कंसेप्शन कहलाता है। और उसके बाद जब वह मूर्ति बन जाती है तो उस मूर्ति बनाने के विचार, उसकी इमेज और उसकी क्रिएशन के बीच में एक शैडो आ जाती है, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स। और जब हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और जिस तरीके से हमें उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, उसके बीच में एक शैडो आ जाती है। दोस्तों, यहाँ भी बाइबल का रेफरेंस दिया गया है। यह शैडो लैक ऑफ होप और इंस्पिरेशन की है। इसमें लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। हमारा जीवन बहुत लंबा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हमें अपना जीवन लंबा लगने लगता है। बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पाज्म। डिज़ायर का मतलब होता है कोई भी इच्छा रखना, और स्पाज्म का मतलब है सेटिस्फैक्शन ओवर सेक्सुअल डिज़ायर। बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस। पोटेंसी का अर्थ है पावर, जो हमारी किसी काम को करने की ताकत है वह, और एग्जिस्टेंस यानी किसी काम का होना, उसके बीच में भी एक शैडो आ जाती है। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट फॉल्स द शैडो। दोस्तों, एसेंस कहते हैं आइडियल को और डिसेंट कहते हैं जब कोई चीज़ डिग्रेड हो जाती है, जब उसका पतन हो जाता है। एसेंस यानी आइडियल और
डिसअपॉइंटिंग रियलिटी के बीच एक शैडो आ जाती है, यानी इसके बीच लैक ऑफ विल पावर ऑफ होलो मैन एग्जिस्ट करती है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारी डिज़ायर यानी इच्छा है और इच्छा के पूरा होने के बाद जो हमें स्पाज्म यानी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, इन दोनों के बीच में लैक ऑफ डिटर्मिनेशन और लैक ऑफ विल पावर की शैडो आ जाती है। जो हमारी पोटेंसी यानी जो हमारी शारीरिक शक्ति है और एग्जिस्टेंस यानी जो हमारा अस्तित्व है उसके बीच में भी एक शैडो आ जाती है। जो हमारा आइडियल है और जो हमारे डिक्रीजिंग मोरल वैल्यूज़ हैं उनके बीच में भी लैक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर की शैडो आ जाती है। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, अगेन यह लाइन बाइबल से ली गई है और इसमें एल्यूजन का यूज़ किया गया है। दोस्तों, इन लाइंस को पढ़कर लगता है कि पोएट कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपने शब्दों को बयान करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, और इसकी वजह भी यही है कि उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर है। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स। दोस्तों, यहाँ 3 लाइन्स रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर रिपीटिशन के साथ साथ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया है क्योंकि तीनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। दोस्तों, बैंग का मतलब होता है धमाका और विम्पर का मतलब होता है टू क्राई सॉफ्टली, यूजली विद फियर और पेन। कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया आमतौर पर एक धमाके की बजाय एक दुख, एक पीड़ा, एक रुदन के साथ खत्म होती है। द पोएम एंड्स विद अ सैड नोट। तो यहाँ इस पोएम की एंडिंग होती है एक सैड नोट के साथ। द पेन हैज़ नो क्योर, यानी अब होलो मैन की लाइफ में कोई भी उम्मीद की किरण नहीं बची है और धीरे धीरे जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो एक सैडनेस के साथ खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों, यह थी इस पोएम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। आइए चलते हैं अब इस पोएम के फाइनल मीनिंग पर। द पोएम शोज दैट मॉडर्न ह्यूमंस आर स्पिरिचुअली एम्प्टी, मोरली वीक एंड अफ्रेड टू एक्ट। यह पोएम हमें दिखाती है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से कितने खाली हो चुके हैं, उनके मोरल्स वीक हो चुके हैं, उनकी नैतिकता का पतन हो चुका है और वह इतने कमज़ोर हो चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से कि अब वह कोई भी कार्य करने से डरते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लाइफ लूजेज मीनिंग, और इसी वजह से उनके जीवन अर्थहीन हो चुके हैं, उनके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। एंड इवन द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकम साइलेंट एंड पॉइंटलेस। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का अंत भी एकदम शांत और पॉइंटलेस हो गया है। पॉइंटलेस का मतलब है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, जिसमें कोई सार नहीं है, जिसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी ऐसी दुनिया की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जिसमें होलो मैन ही रहते हैं, जहाँ पे कोई भी रे ऑफ होप नहीं है, जहाँ कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है, जहाँ कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। द वर्ल्ड यूजुअली एंड्स विद द पेन एंड सैड नोट। यह दुनिया अक्सर ही एक दर्द और सैड नोट के साथ खत्म होती है। दोस्तों, इस पोएम की थीम्स हैं लैक ऑफ फेथ, यानी जो होलो मैन है उनके अंदर विश्वास की कमी है, ना तो उन्हें खुद पर विश्वास है और ना ही भगवान पर विश्वास है। द एम्प्टीनेस ऑफ सोसाइटी, समाज है वह भी खोखला हो चुका है, उसका आध्यात्मिक और नैतिक रूप से पतन हो चुका है। सोशल डिक्लाइन यानी सामाजिक पतन। कल्चरल डिके, हमारी संस्कृति का भी डिके हो चुका है, क्योंकि जब लोग कोई कार्य नहीं करेंगे तो हर तरीके से पतन ही होना निश्चित है। दोस्तों, यदि किसी भी लाइन को समझने में आपको कोई डाउट रह गया हो तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। इसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस निःशुल्क कोर्स की कड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करेंगे। तो मिलते हैं एक नई पोएम के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।